अस्सलाम वालेकुम। मैम अंबर नबी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। आज का हमारा टॉपिक है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही HR इवॉल्व हुआ है उस तरह से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं इसमें ना। और इसी तरह से टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन की बात करें तो ये भी बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो चुका है। इससे पहले जो हम बात करते थे तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते थे, और बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता था। हायरिंग एंड फायरिंग के हायर करना और बस फायर करना, या इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन क्योंकि HR और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई भी फंक्शन देखें तो वो पीपल सेंट्रिक और पीपल ओरिएंटेड हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर बात की जाती है, बीइंग एन HR प्रोफेशनल। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बात करते हैं लोगों के हवाले से, और जो मॉडर्न कंसेप्ट पाकिस्तान में तो कुछ ही अरसे से आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर बात करें, अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें, तो मैं कल एक नेपोलियन हिल की बुक पढ़ रहा था। थोड़ा सा काम भी मैं उस पर कर रहा हूँ आजकल, थिंक एंड ग्रो रिच। तो वो काफ़ी लेंथी बुक है और काफ़ी डिटेल से उसको पढ़ा, तो उसमें भी यही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था जब वो आ रहा था, और उसके बाद चेंज आई, और ह्यूमन कैपिटल की नीड इंडस्ट्री में होना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें इंडस्ट्री की तरफ, और लेके आए, और लोगों को किस तरह से इस बात पे कन्विंस करें कि पार्टनरशिप, जो एम्प्लॉय है वो उसको आप एज अ पार्टनर कंसीडर करें, न कि एम्प्लॉय कंसीडर करें। आप इस प्रोसेस को डेवलप कर दें, और उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है, वो अपना ख्याल खुद करना शुरू कर देगी। आपको उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमने टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, एक्वायर करना है, और अ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। और इसके लिए बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एफर्ट्स हैं वो की जाती हैं। बहुत सारी इस तरह की इंटरवेंशन की जाती हैं। उसके लिए कंसल्टेंट को भी हायर किया जाता है, बहुत सारी एजेंसीज को भी हायर किया जाता है। आपने देखा होगा बेस्ट प्लेस टू वर्क, इस तरह की चीज़ें, अवार्ड भी होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन उनको रैंक किया जाता है कि जहाँ पे जाना लोगों की, जहाँ पे जाके काम करना लोगों की अल्टीमेट चॉइस होती है। रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था HBR के अंदर, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। तो उसमें ये बताया गया था हार्वर्ड में एडमिशन लेना इजी है एज कंपेयर टू वॉलमार्ट में जॉब का लेना। वॉलमार्ट में एज अ एम्प्लॉय जॉब करना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हों जिनकी वजह से हम टैलेंट को अट्रैक्ट तो करें, लेकिन टैलेंट को अट्रैक्ट करना ही काफी नहीं होता। टैलेंट को अट्रैक्ट करने के बाद उसको रिटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक स्टडी डिस्कस की गई है बहुत सी जगहों में, कि जो टैलेंट को जो आप एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू टैलेंट रिटेन, या टैलेंट को रिटेन जो करते हैं उससे
17% ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट भी करनी पड़ती है। टैलेंट अगर आपसे चला जाए और रिसोर्स आपसे निकल के चला जाए, स्विच कर जाए, तो फिर आपको रिप्लेस भी करना है और फिर आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। वही अगर 1-2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए कुछ अर्से के लिए उसकी पोजीशन वेकेंट रहेगी, तो वो सफर आप इस मॉनेटरी ही टर्म में सफर नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो सफरिंग है इसके अलावा भी होंगी कि आपने नया रिसोर्स हायर करना है, उसको ट्रेन करना है, उसने एक्लेमेटाइज करना है एज पर द कंडीशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इतना यानी कि टेक्निकल किस्म का टॉपिक है। और पर्टिकुलरली जब हम टेक्निकल रिक्रूटमेंट की बात करेंगे स्टार्टअप्स के लिए या सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए, तो ये और ज़्यादा टेक्निकल काम बन जाता है टैलेंट एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं। और रिटेंशन भी उससे ज़्यादा मुश्किल है। मैम अंबर नवीद ने हमें ज्वाइन कर ली है, तो मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फैसिलिटेट द सेशन प्लीज। मैं जो ये फोरम है हैंड ओवर करता हूँ मैं अमर नवीद को, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फैसिलिटेट अस ऑन दिस। थैंक यू मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बाकी लोग भी आपको जवाब देते हैं। सॉरी, मैं 5-10 मिनट लेट हो गई। वो हमारा वो इंटरनेट का भी थोड़ा इशू था, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो वील जस्ट स्टार्ट दिस सेशन। मैं जरा टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आपने मेरे ख्याल है उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया थोड़ा सा। रिटेंशन एंड टैलेंट एक्विजिशन। So before we start, as I always want, कि जब भी हम इसको करें तो हम एक इंटरैक्टिव सेशन करें। तो आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग बिफोर वी स्टार्ट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जस्ट राइट इट डाउन अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैलेंट एक्विजिशन के बारे में। आप 3 पॉइंट्स लिख लें और 3 पॉइंट्स आप रिटेंशन के बारे में लिख लें, सो दैट बाय एंड ऑफ दिस सेशन वी शुड बी एबल टू नो कि हमने आज क्या सीखा है। तो 3 पॉइंट्स फॉर टैलेंट एक्विजिशन एंड 3 पॉइंट्स फॉर रिटेंशन। ये तीनों चीजें आप लिखें। आई विल गिव यू 1 minute and you can share it on chat box as well. Then we will go on to our slides. Okay, you must have wrote on the chat box. आप share कर लीजिएगा. If you don't want to share, it's perfectly fine. Okay, let's start the topic. Okay, what is talent acquisition plus retention takes to company success? So while assessing employee response to a 2019 survey, the author of the survey found that 50% feel like they have a career, while the remaining 50% feel that they have just a job, and 32% plan to change jobs. Now, ये एक सर्वे के ऊपर डिस्कशन हो रही है. Talent acquisition and retention are both key elements of a strategic HR. Businesses strive to attract the best talent for key roles so that they can be trained and molded into future leaders of the company. So this is what we are going to discuss today. I got one message in chat box that is from
Shaista, and talent acquisition requires identifying the right talent using effective recruitment strategies. The recruitment process should be transparent, efficient, and respectful of candidates. Candidate time. Organizations should seek out candidates from different backgrounds, cultures, and experiences to create an inclusive workforce. अच्छा जी. Samson Tariq ne talent acquisition deals with strategic tactics and processing for identifying, recruiting the human resources as company needs. Very good. So आप जो भी इसमें चैट बॉक्स में शेयर करना चाहता है शेयर कर दे. इन द एंड हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. So there are two things which we are discussing today. One is talent acquisition and the other is retention. Before we move on, any one of you who wants to share anything, one line about talent acquisition. आपको क्या लगता है talent acquisition क्या है? Any one of you who wants to share. Okay. Anybody who wants to talk about retention? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैम मैं बात करना चाहूँगी कि टैलेंट एक्विजिशन व्हाट आई बिलीव इज डिफाइनिंग द राइट फिट बिटवीन द जॉब बिटवीन अ टैलेंट यानी कि जो हम पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के बीच में जो राइट फिट है ना दैट इज टैलेंट एक्विजिशन है कि उसको हम लेके आए अपने. और रिटेंशन इज टू मेक श्योर दैट that right talent is retained. It is retained in the long term. और उसके लिए हम उनका डिफरेंट मॉनेटरी के लिए हम उसको देखते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. उनको किस किस तरीके से हम उनको कुछ बोनसेस पर्क्स क्या हम करेंगे कि वो टैलेंट हमारे पास रहे. हाँ जी, रिटेन रहे. So Zahid Naeem कह रहे हैं कि talent acquisition is the process of identifying, attracting, selecting and retaining highly qualified people for an organization. Right person for right job. Thank you. Let's move on. अब देखते हैं कि हम everybody knows basics. तो हम जो आज भी हमारा आज का भी जो मकसद है इस सेशन का वो ये है कि we are going to share the best practices which we all are doing in our respective jobs. So talent acquisition एक चीज हो गई, उसको talent को acquire करना. एक्वायर आपने कर लिया, फिर उसको आपने रिटेन करना है. व्हेन यू रिटेन द राइट पर्सन, जैसे आपने कहा कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और फिर उसको कंपनी की सक्सेस की तरफ लेके जाना. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग. फिर है जी रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग टैलेंट, ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड रिटेंशन. ये एक प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज. टैलेंट एक्विजिशन, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग. व्हाट यू वांट टू अचीव. स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या है कि हमें क्या चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, और स्वॉट एनालिसिस क्या है. रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग टैलेंट. सोर्सिंग एंड मैनेजिंग कैंडिडेट पूल्स, किस सोर्स से आप अपना अपना पूल मेंटेन कर रहे हैं रिसोर्स का. टारगेट द राइट ऑडियंस. Open to new skills and technologies or market research. Mitigate risks. फिर onboarding employee experience में क्या है, efficient processes, human friendly, window of your organization. फिर retention कैसे करनी है, employee value proposition, career progression, work life balance, understand your employee needs. ये एजेंडा है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे. डेवलपिंग स्ट्रैटेजी. अब सबसे पहले तो ये कि आप स्ट्रैटेजी को डेवलप कैसे करेंगे. यू कैन सी दिस ट्रायंगल ओवर हियर, जिसमें मिशन क्या है, व्हाई डू यू वांट टू हैव अ स्ट्रैटेजी, क्यों हमें चाहिए स्ट्रैटेजी. डिसीजंस मेड इजियर, लाइव्स मेड बेटर. जो हम डिसीजंस बना लेते हैं, इट मेक्स योर लाइफ इजियर. आप और इजियर के साथ साथ बिकम बेटर. जी मोहम्मद सलीम, आप कुछ बात करना चाहते हैं, यू आर अलाउड टू टॉक. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम मैम बस मैं ये जानना चाह रहा था कि हम कहीं स्टार्ट के अंदर ये मिस तो नहीं कर रहे कि हम बेसिकली पहले जॉब एनालिसिस करते हैं
वो जी जो जी जॉब एनालिसिस है बेसिकली वो फाउंडेशन होता है टैलेंट एक्विजिशन का। जी तो जी मैंने अभी तो 2-3 स्लाइड्स देखी हैं और अपने जो साथ हैं लोग उनके कमेंट सुने हैं, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं इंटरवीन कर लूँ, ये इम्पोर्टेंट होगा कि हम जी कहीं जॉब एनालिसिस को भी डिस्कस कर लें स्टार्ट के अंदर ही। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर योर इनपुट। जब हम इधर बात करने लगे थे मिशन की, तो मिशन हमारा क्या है? डिसीजन बनाना है ना। तो जब हमने कोई डिसीजन बनाना है तो कोई भी चीज करने से पहले आप अपना TNA करते हैं, दैट इज एनालिसिस है आपका, कि आपने जॉब एनालिसिस करके उसके बाद आप स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में सबसे पहले एनालिसिस आता है। तो ये जितनी हम प्रैक्टिसेस करेंगे इट विल हेल्प यू टू डू द जॉब एनालिसिस। फिर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है, वाई में क्या हो गया, हमने क्यों करनी है, स्ट्रैटेजी क्यों बनानी है, जिस तरह आपने बात किया हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो उसको एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि हमें इस चीज की जरूरत है। और अगर जरूरत नहीं भी है, मे बी इन सम ऑर्गेनाइजेशंस there is not a dire need of this thing, but it is the practice which they follow. So that is our mission कि हमें क्यों चाहिए। Then what strategic priorities, कौन सी priorities है हमारे पास? Portfolio optimization, expense efficiency, accelerate growth, digitally enable high performing team. Focus on this discussion. अच्छा, अब ये जो चीज आप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन किसकी हो रही है? एम्प्लॉय की। एक्सपेंस एफिशिएंसी, जी जी किसने रेज किया हैंड? सॉरी आई कुडंट सी द नेम्स। जी जी, मैं ये बात करना चाहूँगा, मंसूर बात कर रहा हूँ एक दूसरी जी डिवाइस जी से हूँ ना, ठीक है जी। जी मंसूर भाई। अच्छा, ये जो सलीम भाई ने बात की है ना, क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन ना, इस हवाले से हम बात करेंगे डिटेल के साथ जब हम वो करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम बहुत डिटेल के साथ इसको हम लेके जॉब चलेंगे जॉब। जॉब एनालिसिस पे चले जाएंगे ना, उसमें हम जॉब को एनालाइज करेंगे कौन सी जॉब है। जी इसके जी ऊपर तो अभी तो हम डिस्कस करेंगे कि टैलेंट को एक्वायर कैसे करना है और उसको रिटेन कैसे करना है, जी और जी जी टैलेंट की जरूरत कैसे निकलेगी, दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे। अलग एक टॉपिक उसके लिए पूरा है। थैंक यू। ठीक है जी। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? नहीं। अच्छा, चलिए हमने व्हाई डिस्कस कर लिया, व्हाट कर लिया, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। Obsess about customers, do the right thing, think big, get it done together, own it, share your humanity. अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ये जो डेवलपिंग स्ट्रैटेजी है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी को आपने डेवलप कैसे करना है। अच्छा, डेवलप करने के लिए मिशन आपको समझ आ गया हमारा कि हमने व्हाई डू वी नीड द स्ट्रैटेजी। फिर उसमें हमने देखा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, व्हाई डू वी वांट टू हैव इट। हमारी मेन चीज क्या है कि हमें पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करनी है या हमें ग्रोथ को डेवलप करना है, डिजिटली इनेबल करना है, ये सब चीजें हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू डू एंड हाउ, कि किस तरह से हम इस सब को लेकर चलेंगे। सो SWOT एनालिसिस तो मेरे ख्याल आप सबको पता है कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस, एंड एवरीबडी डू दिस इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। सो जैसे हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, उसके साथ ही जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं तो हम पहले SWOT एनालिसिस करते हैं। हम अपनी पहले स्ट्रेंथ्स देखते हैं, व्हाट अचीवमेंट हैज HR मेड, HR ने पहले अभी तक क्या अचीवमेंट्स किए हैं। What make HR different from the HR department of other organizations, कि अगर हमारा HR department है वो talent acquisition पे काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा, तो हम उसको देखते हैं कि जी हम बाकी organizations इस पे किस तरह से काम करिए। फिर what make the HR department great, तो पहले तो ये है कि हमने achievements हमारी क्या हैं और हम कैसे बाकियों से different और why we think that we are great। फिर हम weakness क्या है हमारी, what area in HR you are currently underperforming, what internal factor make it difficult for HR to achieve its goals, what resources are you lacking within your HR department. So this is your weaknesses कि आपने देखनी कि इसमें हमारे पास weakness क्या है, threats क्या है। Will automation perform tasks that HR team used to do? Human is कि humans जो करते हैं क्या वो automation कर सकता है? How do your target candidates view your organization? Do HR
teams of other companies have an edge over yours. Opportunities के हमारे पास, what external resources can you use to achieve your HR goals? What HR technology will be in demand in the future? What HR tools or technologies will help HR do its job more efficiently? These are only few example questions. There can be a lot of other questions in this according to your scenario, but ये एक simple way of conducting a SWOT analysis है of HR department. So इसको आप इसमें आप different questions डाल सकते हैं. I hope everybody is doing SWOT analysis आपके performance management से पहले. जब भी आपका yearly SWOT analysis होता है कुछ companies में term wise होता है. So there are different ways of doing that. Strategy of talent acquisition. Large top domain corporations, mid-level companies, small companies and startups. इस चीज से आप लोगों को क्या समझ आता है? This slide says that एक एरो है जो यूं चल रहा है जिसमें small companies and startups हैं, mid-level companies हैं, large top domain corporate sectors हैं, ये corporations हैं. So क्या आपको लगता है कि इन सब के लिए एक ही strategy होगी in all three companies? This is a question for you all. Anybody can answer. Definitely not. Definitely not. So strategy हम जब बना रहे हैं तो क्या small companies and startup में जो एक talent बैठा हुआ है, is he the right person for a large top domain corporation? Any views? You need to speak up so that हम इस चीज को ज्यादा interactive बना सकें. चलें मैं आपको बताती हूँ. जब हम small companies या startups में से कोई बंदा उठाते हैं तो जरूरी नहीं है कि he is not the right person for the large companies or top domain corporations. But difference कहाँ पे आएगा? Experience पे. जब एक large company, एक proper organization में हम एक talent हम acquire करते हैं from a small company or a startup, can anyone tell me कि what hurdles that person is going to face? We have to talk over here. कि एक बंदा है जिसको आपने उठाना. If you don't want to talk on it, you can just write it down. I'll give you 2 minutes to write down that if you have to pick a person from a startup company and you are acquiring that talent for a top-notch corporate sector, like for example, कोई आप टेलीकॉम की कोई कंपनी ले लेते हैं, बड़ी कंपनी है, और एक आप स्मॉल सेटअप से उठा के उसको ला रहे हैं. बंदा he has all the skills what is required for that job. What challenges that person is going to face and what challenges a company is going to face? Take 2 to 3 minutes, think on it and write it down, and then we are going to discuss.
जी, जिसने लिखा है यू कैन शेयर. ओके, कल्चरल adjustment, communication challenges, bureaucracy and hierarchical challenges, and most importantly, in a small company who has different hats and has a generalized approach mostly, so shift of approach to more specialized role can be a challenge. Yes. Yes. जी मैम, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐड अप करना चाहूँ कि जब कोई स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है तो उस जी. स्मॉल इंडस्ट्री का कल्चर डिफरेंट होता है, उसमें पॉलिसीज वगैरह इतनी ज़्यादा अप्लाइज नहीं हो रही होती. जब आप किसी लार्ज कंपनी में आप जॉब अडॉप्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, काफ़ी पॉलिसीज प्रोसीजर्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट होते हैं. जैसे आपने टेक की बात की, टेक्नोलॉजीज वाइज भी काफ़ी होता है. लेट्स सपोज अगर कोई स्मॉल कंपनी है, टेक की मैं बात करूं, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं एंगुलर की, तो एंगुलर में काफ़ी सारे वर्जन्स हैं. 2 से स्टार्ट होते हैं एंड 16 तक ऑनवर्ड है. कोई कंपनी है जो 2 में काम कर रही है, कोई एंगुलर जेएस में काम कर रही है, कोई एंगुलर 18 में काम कर रही है, कोई एंगुलर 16 में काम कर रही है. तो जब सही है. भी कोई कैंडिडेट न्यू कंपनी ज्वाइन करता है तो हम्म. उसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस वहाँ पे होते हैं. Anyone तो else? इसी तरह इसके अलावा जो लार्ज किसी कंपनी में जाता है वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, कंपटीशन भी होता है उन कंपनीज में. छोटी कंपनीज को तो ये होता है कि इतना कंपटीशन वगैरह नहीं होता किसी कंपनी के. उन छोटे पैमाने में टास्क के साइन होते हैं और वही वो आपने करके देने होते हैं. जबकि लार्ज कंपनी में आपके डेली बेसिस पे टास्क होते हैं, वो आपने फुलफिल करके करने बिल्कुल. होते हैं. तो जी. आपके ख्याल में अकाउंटेबिलिटी फर्क होती है? या अच्छा, शाइस्ता ने लिखा है similarly organization will also face challenges of aligning the newcomers values with company values, onboarding and training the. मुझे ये लगता है कि जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, if somebody joins from a startup to a bigger company तो बहुत होप्स के साथ आता है, बहुत ज्यादा रेडी होके आता है, फिर एक बूस्ट भी मिला होता है कि आपको एक स्मॉल कंपनी से बड़ी में जा रहे हैं, लेकिन एट टाइम्स बंदा ओवरवेल्म हो जाता है. एंड व्हेन यू गेट ओवरवेल्म तो आप चैलेंजेस फर्क हो जाते हैं. यू समटाइम्स it becomes difficult for the individual to settle in a bigger company जहाँ पे organizations or practices and policies and procedures are already placed. जब आप स्टार्टअप से उससे आते हैं तो जैसे एक जगह लिखा है कि you have to wear different hats at one time, but when you come to the proper organization तो वहाँ पे there are rules and regulations as well, policies and procedures हैं. Even to meet your senior management is not that easy, which is very easy in startups. So इस तरह की छोटे छोटे challenges आते हैं. So when we acquire talent from a small company or startup for a top-notch company, then there are challenges. Large top domain corporations. If you are a top tier organization with thousands of employees like Microsoft, Google, Nestle, Engro, Unilever, etc., then acquisition will likely be less of a challenge than growing and retention. That's because a wider pool of talented individuals is available and willing to eager for you to pick up from. In such cases, talent acquisition strategy must focus on continue improving the image of employer brand so that people would want to work there. Ensure that employees, both new and old, want to stay with the company. This can be accomplished by offering different perks and benefits as well as meaningful and interesting work assignments, career development opportunities, a positive work environment, and team spirit. Top professionals and entice top professionals to come work for organizations from other industry peers and competitors. Practice in conferences, expos, and fairs to demonstrate leadership and expertise. Collaborate with universities and schools. Sponsor various workshops, training sessions, and professional events to find, hire, or offer opportunities to gifted students. अच्छा, जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एम्प्लॉय ब्रांडिंग ऑलरेडी की भी होती है, एंड पीपल आर willing to join their companies.
तो उनकी स्ट्रैटेजी टोटली फर्क होगी फ्रॉम अ स्टार्टअप, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मिड लेवल कंपनी ने क्या करना है? फोकस ऑन ब्रांड अवेयरनेस, participation in various listings, best place to work, most innovative places to work, etc. And then active participation, representation at conferences and expos, collaboration with universities, sponsoring various small or local events, active participation in professional groups on Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. उन सब के ऊपर participation required है. So these are the strategies which mid-level companies can follow to have to retain a good retention of their employees. Small companies and startups. Think of a small company, limited budget, no brand image, and seasonal business need. Now, discussion points इसमें आप लिखेंगे अभी, जो ये आपके लिए slide है, जिसको आप you have to work on it. So we can do it in a group as well, or you want to do individually, तब भी आप कर सकते हैं. Think of a startup. एक startup आपने सोचना है जिसके ऊपर limited budget है, no brand image और seasonal business need है. Seasonal का मतलब ये है कि इसको आप किसी भी उसमें लेके जा सकते हैं कि किस सीजन में ज्यादा है, जो भी इसको, that you have to think on it. Now, I want all of you to discuss a startup with these three things and then make discussion points on which we are going to discuss. Like, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल ऐसे दे देती हूँ, एक स्टार्टअप है जिसको आप कह सकते हैं अ फूड स्टार्टअप, जो सबसे सिंपल होता है, जिसको मैनेज करना, जिसको समझना सबसे आसान है. एक फूड स्टार्टअप है, अ रेस्टोरेंट बिजनेस और एनीथिंग लाइक दैट. तो उसकी ब्रांड इमेज आपने कैसे बनानी है, उसका आपने बजट आपके पास लिमिटेड है, सीजनल बिजनेस हो सकता है. तो क्या एरियाज होंगे कि आप उनके ऊपर काम करेंगे तो आप आप बेस्ट टैलेंट एक्वायर कर सकेंगे. हम इस वक्त बात क्या करें? टैलेंट एक्विजिशन की. तो आपने एक स्टार्टअप के लिए टैलेंट एक्वायर करना है, तो कौन से एरियाज होंगे जो इनके ऊपर हम काम करेंगे तो वी कैन गेट द बेस्ट टैलेंट फॉर अ स्टार्टअप. So I think we can do it in a group work, because I'll just stop sharing. So आप लोग इसको discuss कर सकते हैं among yourself, or if you want to do it individually, you can do individually as well. But जब आप group में करेंगे तो it become easier for you. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, we can discuss. So discuss on a startup, or if you want to do individually तो भी आप कर सकते हैं. It is 8:10 हुए. I'm giving you 10 minutes. 8:20 के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे. कौन हमें छोड़ के चला गया? तो ओपन अप, अपने माइक्स खोल सकते हैं आप लोग, डिस्कस करें. If you have any questions for me, I can also reply. So you have 10 minutes for this activity. सबसे पहला तो आई बिलीव बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी, तो हम करेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल्स को हम जो है ना कंसिडर कर सकते हैं. जी बिल्कुल. एज सच हमें, हमारे पास जो है ना कोई ब्रांड इमेजेस भी नहीं है जी. तो उसके लिए हम जो है ना वही बंदे, और इवन के स्टार्टअप्स में हम किसी ऐसे बंदे को रख भी नहीं सकते जो कि इवन के स्टार्टअप्स हैं, बजट भी लो है. सो हम ऐसे बंदे को रखेंगे जो एक्चुअली आपके आइडियाज़ के मुताबिक सोच भी रहा हो, और इवन के उसको थोड़ा बहुत देख के हम उस पर गुजारा भी करा सकते हैं, अपना काम भी निकलवा सकते हैं, और उसको भी अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. एंड इवन स्टार्टअप्स में हर बंदा अपने कंट्रीब्यूशन लेके आता है, वट एवर वो स्किल्सफुल हो. कोई मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर आता है, कोई अपने स्किल सेट लेके आता है, कोई प्लानिंग लेके आता है, इवन कि कोई प्लेस लेके आता है. सो यस. सेकेंडली आई बिलीव कि आजकल ये फ्रीलांसिंग का चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो हम छोटे लेवल पे जो है फ्रीलांसर्स को हायर करना, वो भी एक आफ्टर हम रेफरल्स देख लें तो फिर हम ये फ्रीलांसर्स को कंसिडर कर सकते हैं टू फाइंड द राइट टैलेंट एक स्टार्टअप के लिए.
मैम एक चीज़ और भी ऐड हो सकता है कि हम जब स्टार्टअप हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, चाहे हम स्किल बेस्ड एम्प्लॉयज़ लें, लेकिन कम टाइम के लिए ले लें, और साथ जो है वो फ्रेशर्स को जो है वो ट्रेन करवा लिया जाए, जो हमारे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं उनके साथ। स्टार्टअप के हवाले से एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है जो कि पाकिस्तान में बहुत यूज़ होती है, बल्कि ग्लोबली यूज़ होती है, वेंचर कैपिटल ना। और स्टार्टअप के फेलियर्स भी बहुत सारे होते हैं, और आपने देखे होंगे। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एयरलिफ्ट आई थी, और ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, फेलियर भी होते हैं ना। तो उसमें फिर ये है कि एम्प्लॉय एंगेज करना, उसमें बहुत ज़्यादा वो जो एक्सपेंस है या इक्विटी जो उनको मिलती है, वो बहुत ज़्यादा उसको बर्न आउट कर देते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। ये भी एक क्राइसिस होता है कि वहाँ पे लोगों को हर वक्त एंगेज रखना पड़ता है, और उनको रिटेन रखने के लिए उनकी एंगेजमेंट के ऊपर आपको बहुत सारे सारे लोगों ने पैसे लगाए होते हैं, और ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप की जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसमें क्वेश्चनेबल हो जाती है, और फिर स्टार्टअप जो है वो सस्टेनेबल रहते नहीं है। एक कल्चर में ये भी देखा गया है ना, स्टार्टअप कल्चर में। फॉर स्टार्टअप या बाकी कंपनीज के लिए भी नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये देख सकते हैं कि हम अपने पर्सनल या प्रोफेशनल नेटवर्क्स जो है जिसमें हम कनेक्शंस होंगे, हम उनको यूज़ करके के जो फूड रिलेटेड होंगे ना इंडस्ट्री में, तो हम वो देख लें कि कौन हमारे विजन के साथ अलाइंड है, और हम वो इंडिविजुअल्स ढूंढ लें जो हमारे स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई बिलीव हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बीच में छोड़ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अब कनेक्टिविटी और ज़्यादा ईजियर है, तो उस पे हम अपनी वो जो जॉब पोस्टिंग्स और अपनी एडवर्टाइजमेंट्स हम उसके ऊपर पोस्ट करें, और हम उसके थ्रू जो है ना राइट टैलेंट को जो है ना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं।
Okay, so we had discussions on it. So one कौन इस पे मुझे बताना चाहेगा? One of you can tell. Anybody who wants to discuss कि हमने क्या डिस्कस किया अभी? Am I audible? आपको लोगों को आवाज आ रही है? Should I start? Yes, please. Okay. यस प्लीज मैम। काफी So- टाइम से मूड था, मुझे आइडिया नहीं है आप लोग किस पे डिस्कशन कर रहे अच्छा. हैं जी। So the discussion which you had, उसके ऊपर कौन मुझे बताना चाहेगा? Nobody wants to discuss? तो आप लोग फिर ऐसा करें, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स सो दैट हम उसमें देख लें कि हमने जो स्लाइड जो इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, या मैं स्लाइड दोबारा ऑन कर देती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए टू डिस्कस। कौन सा स्टार्टअप हमने सोचा? फूड स्टार्टअप था, फूड। ओके, ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए व्हाट डू वी नीड? हमें डिस्कशन पॉइंट्स लिखने, सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। सो ब्रांड इमेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? Word of mouth. वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ हम कर रहे हैं फॉर ब्रांड इमेज। What else we want to do in brand image? कोई another marketing strategy? अच्छा, do you agree with social media campaigns? Strongly. So social media awareness. और क्या होगा? ठीक है, सोशल मीडिया अवेयरनेस पे आप एग्री कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक कि स्टार्टअप है उसका वर्ड ऑफ माउथ कैसे जाएगा? क्योंकि वो तो अभी स्टार्टअप है, उसमें तो स्टार्ट होना है। सोशल मीडिया अवेयरनेस में तो चलिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। The target is surroundings ना। टारगेट, हाँ, तो हम नेटवर्किंग्स करेंगे, कनेक्शंस करेंगे, वो करेंगे जिसे आप क्या कहते हैं, लॉन्च करेंगे। ये सब चीजें किसमें हेल्प करेंगे? हमें ब्रांड इमेज में, टारगेट ऑडियंस के साथ आप करेंगे। गुड, सो दिस इज अबाउट ब्रांड इमेज। अब हमारे पास बजट है लिमिटेड। फॉर लिमिटेड बजट एक फूड बिजनेस के लिए आपने एक, अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर कि अब हमने करना क्या है, हमें टैलेंट एक्वायर करना है। तो ब्रांड इमेज के लिए हमने ये सारी बातें सोची। इस ब्रांड इमेज को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हम राइट टैलेंट कहाँ पे लेंगे इस चीजों में? नेटवर्किंग, कनेक्शन, टारगेट ऑडियंस, सोशल मीडिया अवेयरनेस, ये चीजें हमें हेल्प करेंगी टैलेंट एक्वायर करने में, और देयर इज समथिंग एल्स व्हिच कैन हेल्प। देखिए, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट आपको एक्वायर करने का क्या मतलब है? ढूंढना, उसको लेकर आना सामने। तो लाइक अगर हमें चले फूड बिजनेस हमने किया, एक रेस्टोरेंट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट के लिए आपको कौन चाहिए? यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि जब हम रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन चाहिए आपको? स्टाफ में आपको कौन सा स्टाफ सबसे पहले चाहिए? जो फेस ऑफ द एचआर में चाहिए। एचआर में शेफ चाहिए, मैनेजर चाहिए। यू नीड टू, किसके ऊपर आप पैसा लगाएंगे?
शेफ पे, HR पे, स्टाफ पे या मैनेजर पे? सबसे पहले पैसा किस पे लगेगा? चार लोग आपने बोले शेफ पे। पैसा किस पे लगेगा? शेफ पे। बिकॉज वाई शेफ? बिकॉज शेफ इज द वन हु इज डेवलपिंग दैट बिजनेस। उसके बाद किस पे लगेगा? मैनेजर। वाई मैनेजर? अच्छा, I would suggest not HR manager. I would suggest that जो रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है उसके ऊपर वो हमें एक्वायर करना है, बिकॉज ही विल मैनेज द रेस्टोरेंट, ही इज द फेस ऑफ द रेस्टोरेंट। तो जो हमें टैलेंट एक्वायर करना है सबसे पहले वो है शेफ एंड देन जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है। तो इसको एक्वायर करने के लिए अब हमें एक स्टार्टअप के लिए ये हमने देख लिया कि हमने ब्रांड इमेज कैसे डेवलप करनी है। फिर हमने देख लिया जो लोग चाहिए में से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? शेफ एंड मैनेजर। अब शेफ एंड मैनेजर को एक्वायर करने के लिए what would be your strategy to acquire a right person or right like for right chef for the restaurant? Any ideas कि हम एक right chef कैसे लेंगे? क्या चीज हम, यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन डिस्कस कि हम कहाँ से इस टैलेंट को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। आई गेस टू फाइंड द राइट शेफ सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपना जो रेस्टोरेंट है उसका मतलब विजन क्या है, और हम मतलब क्या किस चीज को वो टारगेट कर रहा है। इज इट अ फास्ट फूड, इज इट व्हाटएवर इट इज। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने फिर हम राइट शेफ टारगेट करेंगे। हाँ ठीक है, वो तो समझ आ गया, लेकिन हम टारगेट कैसे करेंगे? क्या हम इसमें कनेक्शंस के थ्रू जब हम इनको कर रहे हैं तब उधर हमें राइट शेफ मिलेगा, या फिर हमें लिंक्डइन पे मिलेगा, या फिर हमें कैसे उसको हमने सर्च कैसे करना है द राइट पर्सन, राइट शेफ फॉर द बिजनेस? चलिए इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम एक बिजनेस की बात करते हैं, एनी बिजनेस जो भी हमने सोशल मीडिया के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। लाइक आप सोशल मीडिया पे डालते हैं अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं दैट यू नीड अ शेफ, देन क्या आप एक स्टार्टअप में मैरियट का शेफ अफोर्ड कर सकते हैं? नो। तो फिर हमें क्या करना है? देन वी हैव टू हैव अ पूल ऑफ दोज शेफ्स जो हमारे लिमिटेड बजट के अंदर फॉल कर सके। तो here come your strategy that while doing all these things, when you are developing your brand image, during that brand image you will see अपने competitors देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फास्ट फूड बनाया है और जो एक कोई हाई एंड नहीं है, एक नॉर्मल फास्ट फूड है, और आप उसके कंपेटिटर्स देखेंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं एंड उनके पास किस किस्म के शेफ हैं। मे बी somebody who has started this business वो खुद शेफ हो। So there are different opportunities, different ways of developing this business and then making a strategy for hiring a right individual. Now moving on, recruitment process क्या होगा? Managing candidates pool, कैंडिडेट का पूल आप मैनेज करेंगे, आपको कैसे करेंगे? मेथड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन, हेड हंटिंग। हेड हंटिंग बहुत नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है, यू डू हेड हंटिंग। उसकी तरह अब जब हम ये सोच रहे थे कि हमें शेफ चाहिए तो किधर से हमें मिलेगा? रेफरल प्रोग्राम है, फाइंडिंग टैलेंटेड फ्रीलांसर्स हैं, क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव internship trainee program है, spotting internal talent and grooming them for future roles, attracting previous employees, attracting people from other countries. जब हम इस जो हमने अगर पहले स्टार्टअप की बात करें तो इसमें से हमें कौन सी दो चीजें हम यूज कर सकते हैं? रेफरल प्रोग्राम यूज कर सकते हैं और फ्रीलांसर्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमारी एक बड़ी कंपनी है जिसके लिए हम टैलेंट एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड
इंटरनल टैलेंट को आप देख सकते हैं, यू कैन ग्रूम देम फॉर फ्यूचर रोल्स, अट्रैक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयज जो छोड़ के चले गए हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं इफ द पोजीशन इज सच। और अदर कंट्रीज में भी इफ देयर इज सम, अगर इफ योर कंपनी वांट सम डाइवर्सिटी फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो आप उनको भी इस प्रोसेस में ला सकते हैं। मिटिगेटिंग रिस्क, करेक्ट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन जो आपके पास आती हैं उसकी स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटेड होता है अभी तो बहुत सारी चीजें, आप उसके अंदर क्या कहते हैं उसको हम वो वर्ड्स दे देते हैं ऑटोमेशन के प्रोसेस में। जब आपकी सीवी सिलेक्ट होती है तो वो हम वर्ड स्पेसिफिक कर देते हैं जिसको वो पिक कर लेते हैं और आपको राइट एप्लीकेशन सामने आ जाती हैं, जिसे हम पॉइंटर्स कहते हैं। वो पॉइंटर्स हम फीड कर देते हैं उसमें। लाइक अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में लाइक हमें बंदा चाहिए जिसने मास्टर्स किया हुआ हो और उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो कोई एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन का नाम उसमें डाल देते हैं तो वो उस सर्टिफिकेशन के लोगों को पिक करके सामने ले आता है। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स, ये आप देख लें कि अगर वो इसको आपको देखना होता है कि जो कुछ सब कुछ लिखा हुआ है सीवी में क्या वो सच है। फिर लॉन्ग प्रोसेस टाइम को आपने मिटिगेट करना होता है। नॉलेज ऑफ रिक्रूटर्स, अच्छा जो रिक्रूटर्स हैं उनकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, उसका जो रिक्रूटर है उसको उसकी जितने भी रोल्स हैं उनके बारे में A to Z तो नहीं तो मैक्सिमम पता होना चाहिए, ताकि व्हेन ही और शी इज रिक्रूटिंग समबडी और हैविंग इंटरव्यूज विद समवन, और उसको इवन इंटरव्यूज के लिए बुला रहे हैं तो उनको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता हो, या उनको ये पता हो कि किस तरह का काम एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी उनसे। रीच ऑफ वैकेंसी अनाउंसमेंट, के वैकेंसी की अनाउंसमेंट किस तरह से हो रही है, आप किस तरह से कर, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, अखबार में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बिकॉज करंटली तो सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर भी अनाउंसमेंट्स आती हैं। Onboarding, by following these onboarding best practices, you can assure your new hires get the positive start they deserve. Pre-boarding, आप उन्हें emails के थ्रू कर सकते हैं। Formalities, paperwork, welcome package, जब आते हैं आप उन्हें एक welcome pack देते हैं जिसके अंदर आपकी HR की बुक हो सकती है, आप job description हो सकती है, इसके अलावा एक कोई गिफ्ट बैग होता है वो आप दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आप उनको जब आते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। टीम इंट्रोडक्शन, फिर टीम इंट्रोडक्शन हो सकता है, यू कैन हैव अ शॉर्ट टी विद योर टीम जिसमें आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर बडी और जॉब शेडोइंग के जैसे बडी ग्रुप्स होते हैं, मेंटोरशिप ग्रुप्स होते हैं, या जॉब शेडोइंग कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर या सीनियर मैनेजर जो भी छोड़ के जा रहा है, जो भी इसका नई हायरिंग है उसको उसके साथ अलाइन कर देते हैं फॉर सम टाइम और जॉब शेडोइंग में डाल देते हैं ताकि वो चीज को जल्दी से समझ लें। एक्साइटिंग फर्स्ट डे को एक्साइटिंग बनाते हैं, वेलकम करते हैं। यू कैन गिव बुके और कॉल देम फॉर आफ्टरनून टी और सम लंच और समथिंग लाइक दैट, जिसमें उसका डे वो एक्साइटिंग हो, लोगों से मिलें और मेक द पर्सन कंफर्टेबल। देन इंट्रोड्यूस पॉलिसीज एंड वर्क एक्सपेक्टेशंस। Ways employees can succeed in retaining the talent. Employee value proposition, career progression, work-life balance, understand your employee needs. Above all, mental health is most important. अच्छा, टैलेंट एक्वायर करने का तो हमने कर लिया कि हमने यहाँ तक टैलेंट एक्वायर कर लिया। ये आपका इस स्लाइड पे ऑनबोर्डिंग हो गई, हमने पूरे प्रोसेसेस में से गुजर के नाउ वी हैव एक्वायर्ड द पर्सन and the person is joined the company, onboarding उसकी हो गई है, ये सब चीजें हमने कर ली हैं। वेलकम बैक दे दिया, इंट्रोडक्शन हो गया, बडी भी बना दिया उसको, डे भी फर्स्ट डे एक्साइटिंग हो गया। नाउ द पर्सन इज देयर इन द कंपनी, और ये आपने बहुत मेहनत के बाद एक टैलेंट को एक्वायर किया फॉर अ राइट, जिसे आप कहते हैं राइट जॉब के लिए। नाउ रिटेंशन के ऊपर आ जाते हैं। ये सब करने के बाद आपने उस एम्प्लॉय को रिटेन करना है। नाउ there are 5 things: employee value proposition, career progression, work-life balance, understand your employee needs. Above all, mental health is most important.
Now, my question from all of you is that which one you think is the most important? Let's discuss that which one do you think is most important, and we are going to have a discussion on this for 10 minutes. Let's start discussing. I'll keep this slide. आप लोग ये लिख सकते हैं, otherwise there are only 5 words. Employee value proposition, career progression, work-life balance, understand your employee needs, or mental health. So which one you think is most important? Now let's discuss that. Which one you think is most important? I'll share this slide in the group as well for you to read. Actually, these are all interconnected with each other. Just mental health, obviously, इसमें लिखा है it is most important. लेकिन without mental health being right, आप work life balance भी नहीं हो सकता और आपके career progression भी नहीं हो सकता. तो I believe yes, mental health और work life balance शायद simultaneously कह लें कि बहुत important है. Okay, so for you, mental health and work life balance. Work-life balance. But I totally agree with you that work-life balance is something which everybody wants these days. So अगर आपका work-life balance सही नहीं है, like अगर आप सुबह में आ रहे हैं और आपके पास वापस जाने का कोई टाइम नहीं, आने का टाइम है और जाने का टाइम नहीं है, तो उससे क्या होता है? Mental health को भी affect करेगा ना वो, मतलब these are both affecting each other. तो इसके एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ कि लाइक आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. यू कम टू द ऑफिस अराउंड 9 o'clock और वापस आप जा रहे हैं 8 or 9 अगेन, मे बी सम टाइम 10, और अपनी तरफ से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं. इन रिटर्न आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सर्शन कर रहे हैं. आपकी प्रोडक्टिविटी क्या लॉन्ग आवर्स बैठने से आपकी प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है, बनती है? नो. करियर प्रोग्रेशन कौन समझता है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेनिंग एन एम्प्लॉय? Yes, it's very much important. If you ask me, तो career progression is something which is very very important. अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, मेंटल हेल्थ भी उससे आपकी बेहतर हो रही है, लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रेशन नहीं है, would you like to remain in the same company? No. Would you discuss further why not? अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं जिस तरह आप बात करी ना फर्दर कैरियर प्रोग्रेशन की ना. फॉर एग्जांपल अ switching the job, so definitely there is a reason of career progression as well. आजकल monetary terms, work life balance और mental health is important, but the thing is कि if the person is working in the corporate, so definitely he or she is suffering from the mental health, right? By one way or another way. लाजमी नहीं है कि वो सुबह आने का टाइम है और जाने का टाइम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो 8 घंटे में जो स्ट्रेस लेता है वो बात 18 घंटे भी उसको या 16 घंटे भी उसको मतलब सफर कर रहा होता है, राइट? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज लुकिंग फॉर अ कंपनी इज लुकिंग फॉर रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, सो डेफिनेटली दे हैव टू वर्क फॉर देयर 30, 60 एंड 90 डेज प्लान, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद एक उसका होना चाहिए कि 6 मंथ बाद या 8 मंथ के बाद जो है ना इनके क्या प्रोग्रेशन होगी, एम्प्लॉय को कहाँ देख रहे होते हैं, और इवन के उनके सामने वो प्लान रख रहे होते हैं कि ये चीजें आप लोगों ने अपने, तो वो जो फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज लिविंग इन द 3rd or 4th month आफ्टर प्रोबेशन, सो वो उस 8 मंथ का जो प्लान है, अगर वो दैट मच इंटरेस्टेड कंपनी ने बनाया है, उसके मैनेजर ने बनाया है उसके कैरियर प्रोग्रेशन की वजह से, सो डेफिनेटली उसके बीच में वो कभी स्किप नहीं करेगा. ये तो मैंने एग्जांपल दी है 8 मंथ की, जो मोस्ट ऑफ द जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो जिनकी अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं, सो डेफिनेटली दे आर प्लानिंग फॉर 2 to 3 years. बिल्कुल. जब आप करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो इट इज अ जर्नी.
आप जिस दिन जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है वहां से वो जर्नी आपका स्टार्ट होता है, और फिर देयर आर डिफरेंट हायरार्कीज जिसके ऊपर काम किया जाता है, और फिर एक प्रोग्रेशन दे दिया जाता है, एक प्रोग्रेशन चार्ट होता है कि यू हैव टू वर्क, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको पता है आफ्टर 3 years उनकी प्रमोशन होगी, वो नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में यू हैव टू अर्न दैट पोजीशन बाय योर वर्क, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू आपका होता है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रोग्रेशन चार्ट दे दिया जाता है। अगर वहां पे उस प्रोग्रेशन चार्ट में आप कहीं फॉल नहीं कर रहे, या आपको नहीं, जगह पे आके आप स्टक हो गए हैं, तो दैट थिंग अगेन go against the company for retention of the employees. So this is a very important point which is progression, बहुत important है किसी भी organization में और किसी भी individual के लिए. Next, we are going to know about employee value proposition. वैल्यू प्रपोजिशन को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं? मटेरियल ऑफरिंग इंक्लूड कंपनसेशन, फिजिकल ऑफिस स्पेस, लोकेशन, कम्यूटिंग, सबसाइड, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केड्यूल्स एंड पर्क्स। ये तो मटेरियल फॉर्म में हो गया, आपको ये सब चीजें चाहिए। अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड ग्रो, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्रोमाइज comprise all the ways an organization helps employees acquire new skills and become more valuable in the labor market. For instance, by assigning them new roles, putting them through job rotations, offering them training, and promoting them. मटीरियली तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंपनसेशन मिले, ऑफिस स्पेस है, लोकेशन है, सब चीजें वो हैं जो आप एज अ मटीरियल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाती है। सब्जेक्टिवली आपको क्या चीजें चाहिए? आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको चाहिए कि आपको ऐसे मौके दिए जाएं जहां पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाए, आपकी जॉब रोटेशंस हों, और जिसमें आपको लगे कि यू आर वैल्यूड, एंड आपकी कंपनी जो है आपके ऊपर टाइम लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, जो लेटर ऑन आपको ट्रेनिंग्स में लेके जाना चाहती है, ताकि आपको ये लगे कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Connection and community are the benefits that come from being part of a larger group. They include being appreciated and valued for who you are, a sense of mutual accountability, and social relationships. Their foundation is an energizing culture that allows people to express themselves candidly and engendered a sense of belonging. अच्छा, ये बहुत important है कि हम कहते हैं कि जी मुझे वैल्यू नहीं किया जाता, और somebody says in a company, in my company, somebody says I'm not valued, nobody listens to me, nobody takes my opinion as important as someone else's. So ये बहुत important है that the organization and the HR department should develop a culture in which everybody feels valued, and उसकी accountability के साथ साथ उसकी जो थॉट्स हैं उनको वैल्यू किया जाए, सुना जाए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वन मस्ट लिसन। जब when one is heard, तो उसकी one feels important, one feels valued, that somebody is listening to them, and उसकी जो आइडियाज हैं उसको encourage किया जा रहा है, या उसको एटलीस्ट डिस्कस किया जा रहा है। So that is very, very important. Then meaning and purpose are the organization's aspirational reason for existing. They align with employees' desire to improve local and global society. They are the answer to the core question of why employees do the work they do. So meaning and purpose, you understand what is mean, कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों करें. So these are the things which जो value proposition के लिए important है. Material is something, मिल गया. Opportunity उसको मिलनी चाहिए employee को, कि उसकी ट्रेनिंग्स हों और उसको ऑफर की जाएं ऐसे प्रोग्राम्स जिसको वो करे तो उसको प्रमोशन की तरफ लेके जाएं. फिर he should be heard, he or she should be heard, और उसके आइडियाज को वैल्यू किया जाए, और जिसे कहते हैं शेयर्ड विजन जो होता है उसमें उसको शामिल किया जाए, और फिर मीनिंग एंड पर्पस को डेवलप किया जाए. Career progression. The global talent shortage is making it difficult for companies to attract and retain employees.
About 1 in 4 workers in the world, 27% intend to leave their current position within the next 12 months. Of this 27%, career progression is the third most important reason to move. After finding a better salary and better work-life balance, a third of those intending to quit, leaving to find better career progression and upskilling opportunities. Role of upskilling and rescaling and career conversation and mentorship programs. ये कैसे हम कर सकते हैं? जैसे अभी भी हम ये डिस्कस करें, प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ मिल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, सैलरी रेज के लिए भी वो चेंज करें. जब उन्हें वो भी मिल गया, सैलरी रेज भी मिल गया, तो फिर उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए प्रोग्रेशन, उन्हें चाहिए रीस्केलिंग, अपस्किलिंग. कि आप एक काम, like for example, one person is working in an organization, different organization from last 15-20 years, तो उसके पास वो सारी knowledge है, वो सब कुछ है जो specific role के लिए required है. But that person is stuck there. He wants to learn something new, or he wants to learn some new skills. तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? We should have mentorship programs and career conversations, so that ये जो progression का कीड़ा जिसे है, उसको उसी वक्त एड्रेस किया जाए, उसको डिले ना किया जाए. सो रिटेंशन के लिए करियर प्रोग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कंपनसेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू पीपल दोज हु वांट टू हैव अ प्रोग्रेशन, और उसके लिए देयर शुड बी अ मेंटरशिप प्रोग्राम एंड these conversations should be there. Without conversation nothing can be done. Then work life balance for an employer. Promoting work life balance can seem a daunting challenge. How can a company promote a healthy lifestyle both physically and emotionally without sacrificing employee productivity? Employee engagement activities, happy work environment, game station rooms, flexible work schedule, these are the ways of having a work-life balance. इसके ऊपर अभी हम discuss करते हैं. Understand your employees. Employees are human just like you. Take guidance from Maslow hierarchy of needs. Maslow की hierarchy सबने पढ़ी होगी, इसको भी हम discuss भी कर लेते हैं. To understand them better, have informal interaction, games, funs, activities, and breaks. Welcome their opinion, views. Stay genuine and build trust. Work along with them. Maslow की hierarchy क्या है? Self-actualization. Achieving one's full potential, including creative activities. Self-fulfillment needs है. Esteem needs क्या उसकी? Prestige and feeling of accomplishment. ये psychological needs में आ जाता है. फिर belongingness and love need, intimate relationships and friendships, and safety needs, security and safety, and psychological needs, physiological needs, food, water, warmth and rest. अगर आप इसको नीचे से लेके चलें, अभी मैंने इसको ऊपर से नीचे पढ़ा है. बेस क्या है इसकी? बेस इसकी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये तो बेसिक. उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है जो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है. देन बिलोंगिंगनेस एंड लव, दे शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जैसे हमने इधर डिस्कस किया, दे कैन बी डिफरेंट ways of doing it. Some you can have some chat rooms, gaming rooms, or some day outs इस तरह की प्लान करके you can develop some friendships and a good culture of the company. Then prestige and feeling of accomplishment, like if somebody has done something good or kuch important, and they must be appreciated, and that attitude should be there in the company, which is that somebody's the person is appreciated. Then self-actualization, that achieves one's full potential, including creative activities. Self-actualization में वो जब ये सब चीजें उसको मिल रही हैं, तो person is going to go to the self-actualization कि उसको क्या required है. How can one feel happy in an environment where he or she is working or living? This Maslow की जो ये hierarchy of needs है, this can be applicable to any kind of situation in life. So this is something very interesting. I hope you all know this Maslow's hierarchy, but इसको आप किसी भी चीज के साथ relate कर सकते हैं. Okay, thank you for this session. Now we have time for discussions. So we have about 20-25 minutes. So do you have any questions to discuss regarding the topic? अच्छा,
Madam, actually, most of the time people are confusing the difference between talent acquisition and recruitment. Like, you know, the laymen होते हैं या even the personnel who is working in the corporate, so उनको इन चीज का पता नहीं होता कि what is actually talent acquisition specialist and what is recruitment and selection specialist, recruitment and onboarding specialist. So can you please, you know, briefly differentiate between that two things के जो कि एक्चुअली यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता कि इनमें फर्क क्या होता है, राइट? अच्छा, आप में से कोई शेयर करना चाहता है बिफोर आई शुड टेल? Anybody wants to share what is talent acquisition and recruitment? अच्छा, टैलेंट एक्वायर करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया हेड हंटिंग कहते हैं जिसको। देयर आर डिफरेंट। यहाँ पर बात आ जाती है, सॉरी टू कट यू अगेन, के मतलब द थिंग इज के हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली इनमें फर्क जो है वो होता क्या है, राइट? जी, इसमें फर्क बहुत मिनिमल है। फर्क इस तरह से है कि जो टैलेंट एक्वायर कैसे करते हैं, टैलेंट एक्वायर करने और फिर उसको रिक्रूट करना। एक्वायर करने का मतलब होता है आपको पूल जनरेट करना, आपको अपना हेड हंटिंग के थ्रू उनको फाइंड आउट करना और अपना पूल बनाना। वो आप एक्वायर कर रहे हैं, आपको रिक्वायर है, वो आपने उसको हासिल करना है। फिर रिक्रूट कहाँ से करना है? रिक्रूट करना है कि आपने उनको जॉब ऑफर करनी है। रिक्रूटर का काम क्या है? टू ऑफर दी जॉब। और वो फिर रिक्रूट करते हैं। मंसूर साहब हमारे साथ आ गए, ही इज गोइंग टू ऐड इनटू द कॉन्वर्सेशन। सो टैलेंट एक्विजिशन के लिए या टैलेंट एक्वायर करने के लिए यू नीड टू जनरेट अ पूल। उस पूल को जनरेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अभी हमने डिस्कस किए हैं कि वो सब उन सब को डिस्कस करके यू कैन एक्वायर अ गुड पूल ऑफ फॉर जिस भी जॉब के लिए आप कर रहे हैं उसको करते हैं। और रिक्रूटमेंट क्या होती है कि टू रिक्रूट दैट पर्सन, तो उसको हायर करना, जॉब ऑफर करना, फिर उसमें सैलरी नेगोशिएशंस और वो सारा कुछ उसमें आ जाती हैं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ टैलेंट एक्विजिशन से आगे का स्टेप है। मंसूर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट? बिल्कुल, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है ना एचआर के अंदर, तो पहले तो ये होता था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ही का एक नाम दिया जाता था कि बस हायर करना है, और ऐड दे दिया, हायर कर दिया, आपके पास लोगों ने अप्लाई कर दिया ना। अब टैलेंट एक्विजिशन ये स्ट्रेटेजिकली ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो चुका है कि आप इसके लिए आपने पूरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है, पूरा पार्टनरशिप करनी है, टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, और उसको जैसे आपने बताया कि पूल डेवलप करना, फिर जो सक्सेशन प्लानिंग करनी है, ये एक स्ट्रेटेजिक है काम जो कि पूरा सीरीज में चल रहा होता है ना, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो जो टैलेंट एक्विजिशन के साथ फिर उसके साथ आपने वो इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, वो मेजर्स भी लेने हैं जिसकी वजह से आप टैलेंट को रिटेन भी कर सके ना। तो फिर एक्वायर आपने कहाँ से करना है, कैसे एक्वायर करना है, अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो फिर आपने टैलेंट को इस तरह एक्वायर करने के टैलेंट आपके पास रिटेन भी रहे, रुक के भी ना। और फिर तो जैसे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक्वायर करने के बाद आपने उसे रिक्रूट करना। रिक्रूटमेंट इज टोटली अनदर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का एक और पूरा प्रोसेस है कि आपने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। सो एक्वायर करने के बाद आप उसको रिक्रूट करते हैं। रिक्रूटर का काम है उसको रिक्रूट करना, और उसमें फिर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, नेगोशिएशन है, सैलरी नेगोशिएशन, पर्क्स, वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिक्रूटमेंट इज दिस, दैट पहले आप पूल जनरेट करते हैं, फिर उसमें से आप देखते हैं कि किसको आपने रिक्रूट करना है। और जो पूल जनरेट करते हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी टैलेंट एक्वायर करना है ना। पहले ये कहते थे कि आपने आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिक्रूट करना है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्ट करना है ना। लेकिन अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आपने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से टैलेंट पूल डेवलप करने होते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एक्सटर्नली भी टैलेंट पूल डेवलप करते हैं और इंटरनली भी कर रहे होते हैं ना। तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज की जाती हैं। सपोज आपके पास एक पोजीशन वेकेंट हुई है, आपके पास मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से जो टॉप ऑफ द टॉप जो थे उनको आपने सिलेक्ट कर लिया, और बस उसके बाद ये हुआ कि आपने सिलेक्ट कर लिया, बाकियों को भूल गए। ऐसा नहीं है, अब इसमें आपने ये भी करना है कि जो जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसको उसको तो ऑफर कर दी, उसको ऑन बोर्ड कर दिया। ठीक है, जिसको सिलेक्ट नहीं किया उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे टैलेंटेड वो भी होंगे, कहीं ना कहीं वो भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, उनकी भी एक वर्थ होगी जो कि वो काम कर रहे हैं ना। अगर खुदा न खास्ता आपका जो नंबर 1 पे थे उन्होंने जॉब डिक्लाइन कर दी या ज्वाइन करने के फौरन बाद छोड़ दिया, वापस चले गए, कुछ भी हो सकता है।
तो फिर आप क्योंकि आपने एक पूरे स्ट्रेटेजिकली इसको डिजाइन किया हुआ है, तो आप फिर नंबर 2 नंबर 3 को भी आप करेंगे। अगर पूरा प्रोसेस आप दोबारा से रिक्रूटमेंट का स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके आइडियली कहा जाता है कि एक रिसोर्स को रिक्रूट करना है तो 45 डेज आपको चाहिए होते हैं ना, 1 मंथ का नोटिस पीरियड है और 15 डेज आप सारी एक्टिविटीज करने के लिए। लेकिन इतना टाइम ऑर्गेनाइजेशन के पास होता नहीं है इस कट थ्रॉट कंपटीशन में ना। तो फिर क्या करते हैं, आपने जो सेकंड नंबर पे हैं आप उनको जॉब ऑफर कर दें, उनको असेस कर दें, ठीक है, इस तरह से आप विद इन डेज आप यानी कि उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि फास्ट पेस पे चीज़ें चल रही हैं, अब उस तरह वेट नहीं कर सकते आप कि आप 45 डेज तक सीट वेकेंट और कोई की पोजीशन है। तो इस तरह अगर आपका टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस कंसोलिडेट हुआ हुआ है, आपने इंटरनली एक्सटर्नली टैलेंट पूल डेवलप किया हुआ है, सक्सेशन प्लानिंग की हुई है, और इस तरह से अपना डाटा बैंक एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो आप विद इन डेज आप कोई भी जो पोजीशन है उसको फिल करके रख सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सूट भी करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो सफर भी नहीं करेगी। जी यहाँ पे सलीम साहब हैं, मैं सलीम साहब आप मुझे बताइएगा, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे आपको टैलेंट एक्विजिशन के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली जिस तरह की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ज़्यादा जो होता है इसका टर्नओवर भी होता है। यानी अब अल खिदमत जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 6500 प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके साथ काम कर रही है। तो अब जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, उसी लिहाज से जो है वो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि लोगों को जो है कोशिश करें कि हम जितना अच्छा उनको जो है ना वो रिटेंशन कर सकें। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी आ सकें। अब उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो हमें पहले बनाकर रखना हुआ होता है। यानी हमारे पास अगर एक प्रोग्राम एक जो है ना सेंक्शन पोजीशन के लिए हमने अगर रिक्रूटमेंट करनी शुरू की है और हमारे पास कुछ इररेलेवेंट जो सीवीज आए हैं वो भी हमारे पास आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको टैग कर देते हैं कि ये जो इररेलेवेंट है बेशक इस पोजीशन के लिए आप यानी उसको फिर हम टैग कर देते हैं ये किस लेवल का सीवी है और किस प्रोग्राम और किस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो ये सूटेबल हो सकता है। तो यूं हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है कि जैसे ही हमारे पास कोई अगर रेजिग्नेशन पुट होता है तो हम उसके बाद जो है वहीं अपने इंटरनल डाटाबेस से पहले कुछ चीज़ों को निकाल लेते हैं। और अगर वहाँ से कोई सूटेबिलिटी ना बने तो फिर हम जो है उसको मार्केट की तरफ जाते हैं और सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पर जो है ना हम उस एड जो है वो देते होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर पार्क है, अवामी पार्क जो पहले कहते थे, इधर इस्लामाबाद साइड पे ना, सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज वहाँ पे हैं। तो मुझे वहाँ पे एक दफ़ा ट्रेनिंग पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो सारा दिन मुझे उनके साथ स्पेंड करना पड़ा ना, तो मेरे जानने वाले ही थे वो फिर वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जब वो क्या कहते हैं ऑफिस ऑफ होता है ना सॉफ्टवेयर हाउस का, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, तो वो उनके एचआर मैनेजर साहब क्या करते थे, जाके बाहर जाके खड़े रहते थे लिफ्ट में ना, फिर सबको निकालते थे। सब देखते थे कि पार्किंग में चले गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, सब वापस ना अपने अपने घरों को चले गए हैं। 15-20 मिनट के बाद वापस अपने ऑफिस में सीट में आते थे ना। तो मैंने कहा ये क्या सिलसिला है यार, आपके एचआर में लगता है जैसे आपने इनको वो बना दिया है, सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है या चौकीदार बना दिया है, ठीक है, वॉचमैन जैसे होते हैं, तो आप इसके पास जाके खड़े हो गए हैं। तो मुझे उनके जो ऑनर थे उन्होंने कहा यार यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो इनका पता नहीं चलता लड़कों का कि ये कहीं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस में घुस ना जाए ना, तो फिर वहां से उनको ऑफर मिले और वहां से फिर हमारे पास मसला हो जाए। तो इस तरह के चैलेंजेस पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन बहुत बड़ा चैलेंज है। जी सर बिल्कुल, खास तौर पे जो टेक्निकल पोजीशंस है ना वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जी मेरे जी जो दोनों छोटे भाई हैं वो टेक इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो ये जी अक्सर वो चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और सर अच्छा जी वैसे मैं इसको पॉजिटिव भी कुछ जगहों पर ना मैं इसको लेता हूँ, पॉजिटिव इस तरीके से लेता हूँ कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे नए आइडियाज़ नहीं आते। स्पेशली हम वैसे तो हमारी इंटरनल पॉलिसी ये है कि हम जितनी भी की पोजीशंस है ना मैनेजरियल लेवल की, सीनियर मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, इन लेवल के ऊपर हम जो है बाहर से लोग नहीं लेते। हम नॉर्मली जो है प्रमोशंस करते हैं अपने लोगों की, उससे एक तो कैरियर पाथ भी बनता है और रिटेंशन भी उसमें जो है ना हमारी बेहतर होती है। तो हम क्या करते हैं कि नीचे डिप्टी मैनेजर लेवल तक, असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक जो है ना लोगों को बाहर से रिक्रूट करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कुछ नए आइडियाज आते हैं।
यानी अगर हम ये कहें कि जी 100% अटेंशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो शायद इसलिए तो बहुत अच्छी होगी कि सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी होगी लोगों की, इसीलिए वो छोड़कर नहीं जा रहे। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो एट स्टेक होगी उस वक्त, क्योंकि एक ही पैराए के ऊपर काम हो रहा होगा, एक ही सोच के ऊपर सब लोग चल रहे होंगे। जो नया फर्द आएगा वो उसी के अंडर ही काम करना शुरू कर देगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी। तो जब आप बाहर से लोग लेते हैं, और खास तौर पे किसी ऐसी पोजीशन पर, डिप्टी मैनेजर लेवल एक मुनासिब लेवल होता है और असिस्टेंट मैनेजर भी, तो जब आप इस लेवल पर बाहर से लोग लेते हैं तो वो आके अपने आइडियाज शेयर करते हैं, वो आके कुछ नया जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश करते हैं। कई आइडियाज क्लिक हो जाते हैं, और जारी बात है कई चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम के साथ बेहतर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई वाज इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म, बड़ी स्विस फार्मास्यूटिकल थी, रोश। तो टॉप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म ग्लोबली टॉप 10 में आती है ना। तो वहाँ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे सारे के सारे लोग इंटरनली प्रमोटेड हुए हुए थे, सारे के सारे लोग ना। तो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में स्टेगनेट हो गई, और कोई चेंज उसमें नजर आना खत्म हो गई, प्रोग्रेस और ग्रोथ रुक गई। तो बहुत ज्यादा उन्होंने सोचो विचार की, और फिर एक तजर्बा किया एचआर ने कि एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से, कि जो कि लोकल फार्मास्यूटिकल में इथिकली काम नहीं किया जाता ना, मल्टीनेशनल में आपको इथिकली काम करना पड़ता है। और तो वहाँ पे जो जो एसओपीज दिए होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, एटलीस्ट उनको वायलेट आप नहीं कर सकते ना। तो वो फिर उन्होंने उधर से हायर किया एक सक्सेसफुल लोकल फार्मास्यूटिकल के एक बिजनेस मैनेजर को। और वहाँ पे जब वो आके आए, उन्होंने अपने आइडियाज दिए, तो इनकी आंखें खुली कि यार हम ऊपर, सबसे ऊपर के लेवल पे बैठ के हम समझ रहे हैं हम टॉप पे हैं। और वाकई पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जो मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया, यहाँ से स्विच ऑफ कर गई, यहाँ से खत्म करके चली गई, मर्जर्स हो गए, एक्विजिशन हो गए, बिजनेस वाइंड अप कर गए, या आउटसोर्स करके चलेगी ना। क्यों? इस वजह से कि उनको लोकल मार्केट का आइडिया ही नहीं हुआ था कि लोकल मार्केट में क्या प्रैक्टिस चल रही है और कंपटीशन को किस तरह से फेस करना है। ठीक है, इस तरह के चैलेंजेस के बारे में वो वाकिफ ही नहीं थे। जब वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन से वो साहब आए, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने एक अपनी जो एसपीएम कहते हैं, सेल्स प्रमोशन मीटिंग थी, उसमें हम भी बैठे हुए थे, उसमें अपनी चीजें डिस्कस करना शुरू कर दी, स्ट्रेटेजीज डिस्कस करना शुरू कर दी। तो सबकी आंखें खुल गई, उन लोगों की आंखें खुल गई जिन लोगों ने वहां पे 20-20, 25-25 साल से की पोजीशन पे काम कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अल्टीमेटली फिर उसको अपना, यानी रेपरकशन या कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे, जो इतने अरसे से चले आ रहे थे ग्रोथ ना होने की वजह से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस स्क्वीज करना पड़ा। अपनी जो लीडिंग प्रोडक्ट हैं वो लोकल पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको आउटसोर्स करनी पड़ी। इसी तरह मैं आईसीआई पाकिस्तान में था, तो आईसीआई पाकिस्तान में इस बात पर बड़ा फख्र किया जाता था, और हमेशा वो बताते थे अपने मीटिंग्स में कि जी हमारे यहाँ तो जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो उसका कम अज कम जो टाइम है ऑन एन एवरेज, वो 5 to 7 ईयर है। 5 to 7 ईयर एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। कोई आता है वो छोड़ के ही नहीं जाता। ठीक है, कोई आता है तो छोड़ के ही नहीं जाता। तो वहां पे भी उनको फिर अल्टीमेटली ये चैलेंज फेस करना पड़ा, पर्टिकुलरली जब टाइम आ गया कोविड का। और उससे थोड़ा सा, कोविड से थोड़ा सा पहले आपको याद होगा 2019 में एक तरह की रिसेशन आ गई थी, जब डॉलर 165 168 पे चला गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से फिजिबिलिटीज आउट हो गई थी सारी की सारी, जो मैन्युफैक्चरिंग थे और जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, जिनने फिजिबिलिटीज डेवलप की हुई थी। डॉलर का रेट उन्होंने 105 के अराउंड उन्होंने वो रखा हुआ था उसके अंदर, अपनी फिजिबिलिटीज के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस वक्त फिर उनको सफर करना पड़ा। और वो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको इस वजह से भी सफर करना पड़ा कि उन्होंने बाहर से टैलेंट लिया ही नहीं कभी। बाहर से टैलेंट लेने को डिस्करेज करते थे, बाहर से लोगों को लेने को डिस्करेज करते थे। लेकिन जब फिर उनको अल्टीमेटली बाहर से लोगों को लेना पड़ गया, और वो सी ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ गया, क्योंकि उनको उससे जो सेगमेंट है ना उसका पता चलता है। वरना वो बिल्कुल अपना एक साइलो डेवलप हो गया था उनका। साइलो डेवलप मतलब कि वो जो एक समझते थे कि हम लीड कर रहे हैं सेक्टर को, लीड तो कर रहे थे वो अल्टीमेटली, लेकिन उस लीडिंग पोजीशन को सस्टेन करना वो एक उनके लिए चैलेंज बन गया। क्योंकि नए प्लेयर्स जो थे वो बड़ी तेजी से ऊपर आए, और उन्होंने सबको वॉश आउट कर दिया। और वो फिर उन्होंने लीड लेना शुरू कर दी। और उन्होंने बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तो कॉस्ट भी इतनी नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी शशकें भी नहीं है इतनी ज्यादा, और उनको बहुत सी कंप्लाइंस की चीजों को फॉलो नहीं करना पड़ता।
तो फिर जब वहां से उन्होंने लोगों को हायर किया लोकल इंडस्ट्री से उधर से भी, तो तब उनको पता लगा कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है और किस तरह से उनको भी मार्केट में चलना है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नली टैलेंट को हायर करें, और बड़ी बड़ी पोजीशन पे भी लोग हायर करते हैं अब तो ऐसा आ गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का अपना डीएनए होता है, तो वो प्रेफर करते हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि खास किस्म के स्पिरिट होती है, खास किस्म का डीएनए होता है, तो वो चाहते हैं क्योंकि उसको डिस्टर्ब ना हो, तो वो की पोजीशन पे तो अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक चीज आई है जिसको कहते हैं डिसरप्शन। ये पिछले कुछ अरसे से 2-3 सालों से, 4 सालों से एक स्ट्रेटेजी के जिसको कहते हैं डिसरप्ट कर दें आप सब चीजों को ना, जो स्टेटस को है उसको डिसरप्ट कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, जो भी इनोवेटिव चीजें हैं उनको लेके आए, इनोवेटिव कंसेप्ट को लेके आए, जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको बिल्कुल तोड़ फोड़ दें, खत्म कर दें और डिसरप्ट कर दें। तो फिर उस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन ने इवॉल्व किया है और ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की तरफ आएं, और जो पुराने तस्वुरात हैं या जो अनटेस्टेड हमारी अजम्पशंस हैं उनको टेस्ट करें, उनसे छुटकारा हासिल करें, और ताकि हम तेज़ी से ग्रो करें। ये इम्पोर्टेंट है जी। बाकी और कोई हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब भी हैं। आप इस्माइल साहब, आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, अपने जो भी आपको फेस करने पड़े चैलेंजेस या आपको करने पड़ते हैं। Yeah, anybody have some questions regarding talent acquisition or retention, तो वो भी आप कर सकते हैं। जी जी। I think they are all clear about talent acquisition and retention. So if somebody wants any questions, आप लिख सकते हैं, otherwise we can wind up the session, मंसूर साहब। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आपको करना हो टैलेंट एक्विजिशन के हवाले से या इस तरह रिटेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो आप ज़रूर कीजिए, बात कीजिए। और कोई आपने केस स्टडी शेयर करनी है या अपने जो भी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर वरना हम इसको सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और फिर हम दोबारा कल मुलाकात करेंगे। राइट। Thank you so much, everyone. चलिए जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, इस सेशन में शामिल थे। तो मैं आप लोगों के साथ जो लर्निंग मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा, उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे। कल दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों के साथ।